आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वॉचमैन सीजन 1 एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से। हमें एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो मूवी थिएटर में बैठकर एक फिल्म देख रहा है। फिल्म में जो कैरेक्टर मौजूद है वो हिस्ट्री का एक रियल कैरेक्टर है। इस शख्स का नाम बेस रीव्स था, जो अमेरिका के बहुत सारे ब्लैक लोगों की इंस्पिरेशन है। खैर, बहुत जल्द ही हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि फिल्मी दुनिया और असली दुनिया में फर्क है, क्योंकि इस मूवी थिएटर के बाहर राइट्स चल रहे हैं। शहर में ब्लैक लोगों के खिलाफ जिस तरह का खून खराबा दिखाया जाता है वो एक्चुअली हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। अमेरिका के टल्सा शहर में वाकई दंगे हुए थे जिसमें ब्लैक लोगों को निशाना बनाया गया था। इस बच्चे के पिता को देखकर हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो एक सोल्जर रह चुके हैं, मगर फिलहाल अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को अपने बच्चे को सौंप देते हैं और खुद एक ब्लास्ट में मारे जाते हैं। ये बच्चा भी बेहोश हो जाता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि वो जिन लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा था वो भी मर चुके हैं। इस बच्चे के साथ खुद एक छोटी बच्ची है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही उसके पास एक कागज है जिस पर लिखा हुआ है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। इन दंगों के लगभग 100 साल बाद शुरू होती है वॉचमैन की कहानी। हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपनी ड्यूटी पर होता है। इसी दौरान उसे एक इंसान पर शक होता है और वो वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठता है। वो किसी से अपनी गन रिलीज करने का ऑर्डर मांगता है। इस सीन के जरिए हमें ये दिखाया जा रहा है कि ये एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड है, यानी हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये उस दुनिया से सिर्फ इंस्पायर्ड है। अब क्योंकि वॉचमैन की कहानी साई-फाई है तो इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो असली दुनिया में नहीं होता। पुलिस वाले अपनी बंदूक का जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस दुनिया में उन्हें अपनी गन रिलीज करने के लिए डेस्क पर से किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। इस पुलिस वाले को वक्त पर अपनी बंदूक इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं मिलती और इसीलिए उस पर अटैक होता है। जिस शख्स पर इस पुलिस वाले को शक था उसके खुद के पास एक मशीन गन थी और उसने इस पुलिस वाले पर फायर कर दिया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि इस ब्लैक पुलिस ऑफिसर को गाड़ी में मौजूद शख्स पर शक क्यों हुआ। इस इंसान की गाड़ी में एक मास्क था। वॉचमैन की कॉमिक्स के मुताबिक ये एक सुपर हीरो का मास्क है जिसका नाम था रॉरशैक। हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक से नफरत करते हैं और उनका खात्मा करना चाहते हैं। ये लोग रॉरशैक का ही मास्क पहनते हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी के बारे में कोई और पता न लगा सके। इसीलिए पुलिस वालों को इस बात का अंदाजा है कि जो लोग भी रॉरशैक का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके ठीक बाद हमें पुलिस चीफ जेड क्रॉफर्ड को दिखाया जाता है जो एक थिएटर में बैठकर प्ले देख रहे हैं। आपको बता देती हूँ कि ये वही थिएटर है जिसे थोड़ी देर पहले हमें राइट सीन्स के दौरान दिखाया गया था। तो हम अभी भी टल्सा शहर में ही हैं, बस 100 साल बीत चुके हैं। जेड क्रॉफर्ड को पता चलता है कि उनके एक पुलिस वाले पर हमला हुआ है और वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ पर एक और डिटेक्टिव होता है जिसे लोग लुकिंग ग्लास कहते हैं। आप देखेंगे कि इसने भी एक मास्क पहना हुआ है, यानी ये भी अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि 7th कैवलरी नाम का एक ग्रुप है जो पुलिस वालों पर अटैक करता है। ये ग्रुप भी नस्लवादी है, यानी गोरों और कालों के बीच फर्क करता है। हमें इस बात का भी अंदाजा होता है कि लगभग 3 साल पहले इसी 7th कैवलरी ग्रुप ने पुलिस वालों के घरों पर अटैक किया था और बहुत सारे पुलिस के लोगों को मार डाला था। उस एक रात को व्हाइट नाइट कहा जाता है। तो तभी से पुलिस वालों ने अपना चेहरा ढकना शुरू कर दिया। जिस पुलिस वाले पर अटैक हुआ था आपने नोट किया होगा कि उसने भी एक मास्क पहना हुआ था। तो ज्यादातर पुलिस वाले अपनी पहचान छुपा रहे हैं और छुपकर पुलिस के लिए काम कर रहे हैं। बस पुलिस चीफ जेड क्रॉफर्ड ही एक ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी हर कोई जानता है। जिस पुलिस वाले पर हमला हुआ है जड उसके घर जाते हैं और उसकी पत्नी को इस बारे में बताते हैं। वो उसकी पत्नी को कहते हैं कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से झूठ कह दीजिएगा, ये मत बताइएगा कि आपके हस्बैंड पर किसी तरह का अटैक हुआ है। इसके ठीक बाद हमें एक टीवी स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें डॉक्टर मैनहट्टन मौजूद हैं। पता चलता है वो प्लैनेट मार्स पर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा कैसल बनाया है और फिर उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। तो आपको ये बता देती हूँ कि ये शो क्योंकि एक कॉमिक्स पर बेस्ड है तो इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो उसी कॉमिक्स के बाद के हैं। वॉचमैन कॉमिक्स जहां पर खत्म हुई थी, फिलहाल जो कहानी चल रही है वो लगभग उसके 30 साल बाद की है। उस कॉमिक्स के एंड में हमें ये पता चला था कि डॉक्टर मैनहट्टन प्लैनेट मार्स पर चले गए हैं। फिलहाल हमें यही दिखाया जा रहा है कि वो प्लैनेट मार्स पर ही मौजूद हैं और वो वहां पर जो कुछ भी करते हैं उसका लाइव टेलीकास्ट अर्थ पर होता है।
खैर, अब चलते हैं इस कहानी की लीड कैरेक्टर एंजेला अबार के पास। वो अपने बच्चे के स्कूल में आई हुई है और यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स को बता रही है कि वो पहले एक पुलिस ऑफिसर थी, मगर अब एक बेकरी चलाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एंजेला वियतनाम में पैदा हुई थी और वियतनाम फिलहाल अमेरिका का एक स्टेट है। यानी इस फैंटेसी वर्ल्ड के मुताबिक अमेरिका और वियतनाम के बीच जो जंग चली थी उसमें अमेरिका जीता था और उसने वियतनाम को अपना स्टेट बना लिया था। स्टोरी का ये हिस्सा भी वॉचमैन की कॉमिक से लिया गया है। उसके हिसाब से सुपर हीरो डॉक्टर मैनहट्टन की मदद से अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ जंग जीती थी। यहाँ पर एक बच्चा उसे ताना मारता है और कहता है कि क्या उसकी बेकरी के लिए पैसे रेडफोर्डेशन से मिले थे। इस बात पर एंजेला का बेटा गुस्सा हो जाता है और इस दूसरे बच्चे को पीट देता है। यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ कि रेडफोर्डेशंस का मतलब इस दुनिया में क्या है। इस फैंटेसी वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट रेडफोर्ड। असली दुनिया में वो एक एक्टर है, मगर इस फैंटेसी वर्ल्ड में वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और कई साल से प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ब्लैक लोगों के लिए रेडफोर्डेशंस नाम की एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसके तहत उन्हें पेमेंट्स मिलती थी। ये एक छोटा सा अमाउंट होता है जो उन लोगों को मिलता है जिनके पूर्वज 1921 में टल्सा में हुए मैसेकर में मारे गए थे या फिर अफेक्ट हुए थे। आप ये समझ सकते हैं कि जो व्हाइट लोग हैं वो ब्लैक्स को मिलने वाली इस छोटी सी पेमेंट से खुश नहीं हैं। तो इस दुनिया में व्हाइट्स के मन में जो ब्लैक्स के लिए नफरत है वो पिछले 100 साल में खत्म होने की जगह या कम होने की जगह बढ़ रही है। एंजेला अपने बच्चे को समझा रही होती है, मगर तभी आसमान से स्क्विड्स गिरने लगते हैं। ये एक तरह के समुद्री जीव होते हैं जो आसमान से टपक रहे हैं। ये देखकर आपको हैरानी होगी, मगर इतना समझ जाइए कि इस शो में आगे और बहुत कुछ हैरान करने वाला है। हमें यह भी पता चलेगा कि आसमान से स्क्विड्स गिरने वाले हैं, इसके बारे में लोगों को पहले से ही जानकारी मिल जाती है। जैसे हमारी दुनिया में बारिश होने से पहले मौसम विभाग हमें बता देता है कि बारिश होगी, उसी तरह से इस दुनिया में जब स्क्विड्स की बारिश होने वाली होती है तो लोगों को पहले से आगाह कर दिया जाता है। खैर, एंजेला अपने घर पहुंचती है जहां पर उसका हस्बैंड कैल और उनकी बेटी उसका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि एंजेला अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिता पाती, उसे एक पेजर पर मैसेज मिलता है। ये एक सीक्रेट कोड में भेजा गया मैसेज है जिसका मतलब फिलहाल सिर्फ एंजेला जानती है। इसके फौरन बाद एंजेला अपनी बेकरी में जाती है, मगर इसके ठीक पहले उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े शख्स से जो एक व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है। वो एंजेला से एक अजीब सा सवाल करता है। एंजेला उसे इग्नोर करती है। हमें पता चलता है कि ये बेकरी सिर्फ एक बहाना है। एक्चुअली एंजेला ने यहाँ पर एक सीक्रेट केव बनाई हुई है। वो अभी भी पुलिस के लिए काम करती है। वो सिर्फ एंजेला नहीं है बल्कि सिस्टर नाइट भी है। आपको ये बता देती हूँ कि इस दुनिया में जो पुलिस वाले हैं वो अपना चेहरा तो ढककर रखते ही हैं, लेकिन इनमें से जो सीनियर पुलिस वाले होते हैं वो कॉस्ट्यूम्स भी पहनते हैं। तो एंजेला की कॉस्ट्यूम देखकर आप ये समझ सकते हैं कि वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। अब पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां मौजूद पुलिस वाले एक वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर 7th कैवलरी के लोग हैं। हम इन लोगों को टेररिस्ट मान सकते हैं क्योंकि ये बेगुनाह लोगों को मारते हैं और पुलिस पर भी अटैक करते हैं। इन सब ने सुपर हीरो रॉर्शैक से इंस्पायर्ड मास्क पहना हुआ है और इनकी बातें भी रॉर्शैक जैसी ही हैं। हालांकि ये लोग सुपर हीरो रॉर्शैक की बातों को ट्विस्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। जान लीजिए कि वॉचमैन की कॉमिक्स में रॉर्शैक एक एंटी हीरो था। पुलिस ऑफिसर्स की इस मीटिंग में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपना चेहरा ढका हुआ है। यहाँ पर उस पैंडा को भी दिखाया जाता है एपिसोड की शुरुआत में, जिससे गन रिलीज करने की परमिशन मांगी जा रही थी। खैर, फिलहाल पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि अगले 24 घंटे के लिए पुलिस वालों को गन इस्तेमाल करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें लग रहा है कि 7th कैवलरी जरूर किसी बड़े गुनाह को अंजाम देने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7th कैवलरी ने ऑलरेडी लगभग 3 साल पहले पुलिस वालों के घरों पर अटैक किया था। उसके बाद से ही ये पुलिस वाले अपना चेहरा ढक कर रखने लगे। ऐसे में अगर इतने साल बाद 7th कैवलरी ने एक पुलिस वाले पर फिर से अटैक किया है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। थोड़ी देर में हमें इस बात का भी अंदाजा होता है कि पुलिस चीफ जेड क्रॉफर्ड और एंजेला अबार अच्छे दोस्त हैं। एंजेला अपने डिटेक्टिव स्किल्स और वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स को पकड़कर लाई है जिस पर उसे शक है। इसी शख्स को पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेट किया जाता है और इंटेरोगेटर है लुकिंग ग्लास। इंटेरोगेशन रूम एक तरह का पॉड है जहां पर अलग अलग तरह की तस्वीरें चल रही हैं। हम देखेंगे कि लुकिंग ग्लास सामने वाले शख्स से सवाल पूछ रहा है और वो झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट है। लुकिंग ग्लास बाहर आकर बताता है कि सस्पेक्ट जरूर कुछ छुपा रहा है और एंजेला फिर वायलेंस का इस्तेमाल करती है और इस सस्पेक्ट को बहुत पीटती है।
इन्हें 7th कैवलरी ग्रुप की हाइडिंग लोकेशन का पता चल चुका है। रात के वक्त एंजेला रेड स्केयर नाम के अपने एक साथी के साथ इस जगह पर पहुंचती है, मगर यहाँ मौजूद सारे 7th कैवलरी के लोग मारे जाते हैं। जो बचते हैं वो साइनाइड लेकर सुसाइड कर लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप पुरानी घड़ियों से लिथियम बैटरीज निकाल रहा था। शायद ये किसी तरह का बॉम्ब बना रहे हैं। यहाँ पर वो शख्स भी मौजूद था जिसने एपिसोड की शुरुआत में एक पुलिस वाले पर गोलियां चलाई थीं। वहीं बाहर के सीन को देखकर आपको अंदाजा होगा कि जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा क्रेजी होता जाएगा। यहाँ पर 7th कैवलरी का एक एयरक्राफ्ट है जिसे पुलिस अपनी एक आउल शिप से डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होती है, मगर फिर खुद ही क्रैश हो जाती है। हालांकि इसके अंदर मौजूद पुलिस वालों को कुछ नहीं होता। अब पहुंचते हैं दूर किसी अनजान जगह पर बने एक किले में। इसके अंदर एक शख्स रहता है। वो यहाँ पर एक आलीशान जिंदगी बिता रहा है। यहाँ पर उसके पास 2 सर्वेंट्स हैं। एक का नाम है मिसेस क्रूकशैंक्स, हरमाइनी की बिल्ली नहीं, और मिस्टर फिलिप्स। यहाँ पर एक एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है। हालांकि हमें यह नहीं पता चलता कि किस बात की एनिवर्सरी। उन्हें केक काटने के लिए चाकू की जगह एक घोड़े की नाल दी जाती है, जो काफी अजीब है। इस शख्स के चेहरे पर मौजूद एक्सप्रेशंस को देखकर आपको लगेगा कि वो अपने सर्वेंट से परेशान है, मगर कुछ कर नहीं सकता। थोड़ी देर में वो बताता है कि वो जो प्ले लिख रहा था वो पूरा हो चुका है। इस प्ले का नाम है द वॉचमेकर्स सन, और मिस्टर फिलिप्स और मिसेस क्रूकशैंक्स इसमें लीड रोल्स निभाएंगे। ये तीनों इस प्ले के पूरा होने की खुशी में जश्न मनाते हैं। खैर, दोबारा जाते हैं जेड क्रॉफर्ड के साथ, जो अपनी पत्नी जेन के साथ एक डिनर पर मौजूद हैं। यहाँ पर एंजेला भी आई हुई है। हमें पता चलेगा इनकी बातचीत से कि इनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। हमें यह भी पता चलता है कि जेड क्रॉफर्ड को ड्रग्स लेने की आदत है, मगर एंजेला और उनकी पत्नी इस बारे में जानते हैं। यहाँ पर जड एक गाना भी गाते हैं। आपको अंदाजा होगा कि जड एक काफी लविंग इंसान है और अपने लोगों के बीच पॉपुलर भी हैं। खैर, बाद में जड और एंजेला उन वॉच बैटरीज के बारे में बातें करते हैं जो उन्होंने 7th कैवलरी की लोकेशन से बरामद की हैं। ये लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अब लिथियम की बैटरीज नहीं बनती हैं क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है। इन्हें लग रहा है कि 7th कैवलरी जरूर एक खतरनाक किस्म का बॉम्ब बना रही थी। वहीं टीवी पर एक शो का प्रोमो दिखाया जाता है जिसका नाम है अमेरिकन हीरो स्टोरी मिनटमैन। आपको बता देती हूँ कि कॉमिक्स में मिनटमैन वो ग्रुप था जिसके अंडर बहुत सारे सुपर हीरोज मिलकर बुराई से लड़ते थे। तो इस शो के अंदर मौजूद शो में उन्हीं कॉमिक्स को ओमाज देने की कोशिश की गई है। वहीं रात के वक्त जड के पास एक फोन कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि हॉस्पिटल में जो पुलिस वाला था वो अब जग चुका है। जड फौरन हॉस्पिटल की तरफ जाता है क्योंकि वो इस पुलिस ऑफिसर से बात करना चाहता है, मगर रास्ते में उसकी गाड़ी को किसी तरह से ट्रिक करके रोक लिया जाता है। उसकी तरफ एक बहुत तेज रोशनी आती है और सीन यहीं पर कट जाता है। वहीं एंजेला और उसका हस्बैंड कैल साथ में है और उसके पास भी एक मिस्टीरियस फोन कॉल आती है। उसे एक पेड़ के पास आने के लिए कहा जाता है। एक लोकेशन दी जाती है। एंजेला एक गन अपने हाथ में लेती है और एक अपने हस्बैंड को सौंपती है और खुद घर से बाहर निकल जाती है। जब वो उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहां उसे आने के लिए कहा गया था, तो यहाँ वो बेहद हैरान रह जाती है। यहाँ पर वही बूढ़ा आदमी है जिसने एपिसोड की शुरुआत में एंजेला से 200 पाउंड का वजन उठाने के बारे में बात की थी। उसके हाथ में एक नोट है जिस पर लिखा हुआ है वॉच ओवर दिस बॉय। हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी वही बच्चा है जिसे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ जो पेड़ मौजूद है उसी की एक डाली से जेड क्रॉफर्ड की बॉडी लटक रही है और खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो विल नाम के इस शख्स ने पुलिस चीफ जेड क्रॉफर्ड को मार डाला है, मगर क्यों? इस शख्स की उम्र लगभग 100 साल से भी ज्यादा है। ऐसे में वो इस बॉडी को फांसी पर कैसे चढ़ा सका? शायद इसीलिए वो एंजेला से वजन के बारे में बात कर रहा था। खैर, आगे के एपिसोड में क्या कुछ होगा ये जानने के लिए आप मेरा 2nd एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।
एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।